अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको दालान की एक और किस्त में वेलकम। आज मेरे साथ शम्मा मौजूद नहीं होंगी। शम्मा की कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। ये एक प्लान्ड रिव्यू था और हमने चूँकि किस्त नंबर 9 और 10 की फील की आ चुकी हुई है और हमने इस पे रिव्यू करना था। शम्मा की नासाज़ तबीयत की वजह से फिर ये फैसला किया कि आज मैं इसे अकेले करूँगी। कोशिश करूँगी कि आप लोगों को ज़्यादा बोर ना करूँ और इसको जल्दी-जल्दी मुकम्मल करूँ। शम्मा जब वापस आ जाएँगी तो जो उनको अगर इसमें कुछ ऐड करना हुआ तो हम उनसे ज़रूर उसकी राय लेंगे, क्योंकि अगेन ये 2 बहुत अहम अक़साद थी। कफ़ील कंटिन्यूअसली एक अच्छा ड्रामा साबित हो रहा है। अब तक जितनी भी हमने अक़साद देखी हैं, एक खूबसूरती से लिखा हुआ ड्रामा जो हमारी तवज्जो अपनी तरफ मबज़ूल करवाने में कामयाब रहा है। इसकी राइटर जो हैं उमैरा अहमद हैं और उनके डायलॉग लिखने का जो एक अंदाज़ है वो बहुत खूबसूरत है। उसको हम शुरू से एंजॉय कर रहे हैं। उसके साथ-साथ जो मौज़ू है उसकी भी अपनी एक अहमियत है। गो कि अगर हम ये बात करें कि ये कोई अछूता मौज़ू है, ये एक ऐसा मौज़ू है जिस पे इससे पहले बात नहीं हुई, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये एक बड़ा आम मौज़ू है और इस पे बहुत बात हो चुकी हुई है और हो रही है और आइंदा भी ज़ाहिर होगी। लेकिन बात ये है कि कहानियाँ तो मतलब अगर हम घूम फिर के देखें तो चंद ही कहानियाँ हैं जो बार-बार बयान की जाती हैं। असल में जो तरीक़ाकार कहानी का बयान करने का होता है कि वो कहानी किस तरीके से आपको बताई गई है, वो कहानी किस तरीके से सुनाई जा रही है। अब जब अगर हम ड्रामों की बात करें तो ये अहम है कि वो किस तरीके से उसको पेश किया जा रहा है, वो अहम है। अब जैसे मैंने बात की कि मौज़ू तो आम ही है, लेकिन उस मौज़ू को की जो ट्रीटमेंट है, जो अल्फ़ाज़ इस्तेमाल हो रहे हैं, जो एक्टिंग है, जो एक माहौल क्रिएट किया हुआ है, वो एक रिफ्रेशिंग है, वो देखने में अच्छा लग रहा है। और जो माहौल उन्होंने ज़रा में दिखाया है, हमने पिछले एक साथ में भी इसका ज़िक्र किया था, और यानी जैसे 90s का अगर टाइम है, तो हमें छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं गाड़ियों से और फर्नीचर से और पहनने-ओढ़ने, उठने-बैठने, बर्तनों से लेके हर चीज़ जो है उससे हमें पता चल रहा है कि ये 90s का ही दौर है। तो ये अपने आप में खूबसूरती इस ड्रामे की ज़रूर है। और फिर ज़ाहिर है जो मौज़ू को जिस खूबसूरती से और जिस नफ़ासत से और जिस संजीदगी से पेश किया जा रहा है, उसकी वजह से अब तक इस ड्रामे ने हमारी तवज्जो अपनी तरफ मरकूज़ रखी है। हम कोशिश और हमारी ख़्वाहिश है कि ये जो एक सिलसिला है ये बरकरार रहे, क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है कि कोई ड्रामा आपको ऐसा देखने को मिले कि उस पर बात करना चाहें। वो इतना अहम लगे कि आप बैठ के उसको डिस्कस करें और सोचें कि जो चीज़ें उसमें कही जा रही हैं वो किस हद तक सही हैं या वो किस हद तक गलत हैं, या अगर वो गलत हैं तो उनको सही कैसे किया जा सकता है। तो उस लिहाज से इस पे बात करना ज़रूरी है। किस्त नंबर 9 जब आई तो हमने जब देखा कि जो पिछली किस्त थी, किस्त नंबर 8, वो ख़त्म भी इस चीज़ पे होती है कि फरहाना जो जामी की सिस्टर हैं, अमेरिका में होती हैं, उनकी और ज़ेबा की वालिदा की गुफ्तगू होती है इस चीज़ पे, जो ये ज़ाहिर है जो प्रॉब्लम है कि जामी काम नहीं करता और जामी का जो है वो और लड़कियों से इसके जो ताल्लुकात हैं उस हवाले से। तो वो हम उस पे जो किस्त ख़त्म हुई थी और इस किस्त की ओपनिंग उसी पे ही, वहीं से उसका सिलसिला हम लेके चलेंगे आगे। तो हम देखते हैं कि जब उस गुफ्तगू में फरहाना बाजी ने, जो जामी की सिस्टर हैं, वो कॉल करती हैं ज़ेबा की शिकायत करने के लिए, और वो आगे से बिल्कुल भी इस चीज़ से बेखबर थी कि असल हकीकत क्या है। और जब ज़ेबा की माँ उनके सामने सारी हकीकत खोलती है तो पहले तो वो जैसे एक टिपिकल घरानों में होता है कि हम बगैर कुछ तस्दीक किए, बगैर कुछ पूछ-गिछ किए अब्रप्टली इनकार कर देती कि नहीं, हमारा बेटा या हमारा भाई या हमारी बहन भाई कहना कि हमारे घर का फ़र्द इस तरह नहीं कर सकता। तो उन्होंने वही रवैया अख्तियार किया। लेकिन जब ज़ेबा की वालिदा ने इसरार किया और उन्होंने बताया कि ख़ासतौर पे अस्मा का जब ज़िक्र आता है, इन्होंने खुद अपनी आँखों से इसको देखा, तो फिर वो सोच में पड़ जाती हैं और परेशान होती हैं और वो कहती हैं कि मैं बात करती हूँ, फिर मैं बताती हूँ। तो ये जो गुफ्तगू थी बड़ी अहम थी, उसपे बहुत अच्छी मैं बात करना चाहूँगी जो ज़ेबा की वालिदा का जो किरदार अदा कर रही हैं, उनका बहुत अच्छा किरदार, बहुत यानी नेचुरल अदाकारी थी। ऐसे लग नहीं रहा था कि वो अदाकारी कर रही हैं, ऐसे लग रहा था कि अब ज़ेबा की माँ जो यानी इतनी तकलीफ़ में हैं, अपनी बेटी के दुख में हैं, वो परेशान भी एक तरफ से, ज़ाहिर है उन पे तो दोहरा वो एक जो ज़िम्मेदारी इस लिहाज से भी है कि रिश्ता उनकी रेफ़रेंस से हुआ है, उनकी दोस्त का भाई था और उन्हीं के इसरार पे हुआ। फिर ज़ाहिर है तो सिर्फ़ उनकी अपनी बेटी हैं जो यानी उनकी इस
सहेली की मोहब्बत और सहेली पे एतमाद की वजह से उनकी बेटी की ज़िंदगी जो है वो दाँव पे लग गई है और वो उस वजह से भी परेशान हैं। तो वो जो कैफ़ियत, जो मिली-जुली कैफ़ियत है दोनों अतराफ़ की, वो उनके चेहरे पे नज़र आती हैं और वो उन्होंने बड़ी खूबसूरती से उसको पेश किया है और मुझे बहुत अच्छा लगा उनका किरदार जिस तरीके से। वो बड़ी बैलेंस्ड अदाकारी थी, बहुत मज़ा आया देख के। फिर हम देखते हैं कि ज़ाहिर है ज़ेबा और जो ज़ेबा के वालिद हैं वो बाहर गए होते हैं, ज़ेबा अपनी दोस्त से मिलने गई होती हैं। तो जब उनको वापसी पे जब ज़ेबा के वालिद उसको पिक करते हैं, तो वो उसको कहते हैं कि मैंने तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है और वो ज़ेबा कहती है कि हम घर चल के बात कर लेते हैं। तो एक बड़ा खूबसूरत डायलॉग वहाँ पे काशिफ़ महमूद जो ज़ेबा के वालिद का किरदार अदा कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये जो घर होते हैं ये पास फैसले बड़े मुश्किल बना देते हैं। घर पे बात कर लें अब्बा? नहीं बेटा, ये जो घर होते हैं ना बाज़ फैसलों को बहुत मुश्किल बना देते हैं। बड़ा खूबसूरत डायलॉग था और जिस तरीके से उन्होंने अदा किया उसको चार चांद लग गए। बड़ा एंजॉय किया मैंने इस डायलॉग को। लेकिन उसके ज़ाहिर है उसके बाद वो डायलॉग तो अपने आप में खूबसूरत था ही, लेकिन उसके बाद जो एक पूरा एक सीन हम देखते हैं कि दोनों बाप बेटे पार्क में बैठ के जो गुफ्तगू करते हैं और बाप ज़ेबा को कन्विंस करता है कि वो तलाक ले ले। और इससे पहले भी हम ज़ाहिर है वो हम पिछली किस्त में ज़िक्र कर चुके हैं कि गाड़ी में वो से पहले वो ज़िक्र कर पूछते हैं ज़ेबा से कि अगर आप किसी गलत गाड़ी में बैठ जाएँ तो आपको क्या करना चाहिए। यानी वो एक कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं इस सारी गुफ्तगू का और ज़ाहिर पार्क में बैठ के वो क्लियरली उसे कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम उससे तलाक ले लो। और ज़ेबा इससे थोड़ा परेशान भी होती है, शौक में भी होती है कि भाई ये कैसे हो सकता है, लोग क्या कहेंगे, मेरी सहेलियाँ क्या कहेंगी, मैं ज़माने का जैसे वो ऑब्वियसली ये कोई आसान फैसला तो नहीं है। फिर हम जिस दौर की हम बात कर रहे हैं और जिस तरह के घरानों की हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ तो ये एक बहुत बड़ा टैबू है तलाक का लफ्ज़। और ज़ेबा का जो रिएक्शन है बिल्कुल उसके मुताबिक था। वो कहती है कि मैं दुनिया का सामना कैसे करूँगी। ज़ेबा के वालिद इस पे कहते हैं कि तुम घर वालों की और बाहर वालों की और दुनिया वालों की, दोस्तों की तुम फिक्र न करो, उनका सामना मैं कर लूँगा। हमसे एक गलत फ़ैसला हो गया है और मुझसे एक गलत फ़ैसला हो गया है। जामी का इंतखाब तुम्हारे लिए गलत इंतखाब था और मैं चाहता हूँ कि मैं इसको अब दुरुस्त करूँ। और वो कमाता नहीं है और कफ़ालत नहीं कर सकता। अच्छा, मैंने इसके ऊपर मैं कुछ एक और बात भी करना चाहूँगी कि मैंने चूँकि जब ये किस्त आई और आई वाज़ रियली मूव्ड टू सी दिस सीन कि हमें बहुत कम इस तरह के वालिद ख़ास तौर पे उनका किरदार देखने को अपने ड्रामों में मिलता है। ज़्यादातर हम यही देखते हैं कि जहाँ थोड़ा-सा बेटी को कोई शादीशुदा बेटी को कोई मसला पेश आता है तो वहीं बाप को बड़ा एक इमोशनल और जज़्बाती और हार्ट अटैक आ जाएगा, बाज़ काफ़ी डेथ हो जाती है। यानी वो बिल्कुल बेटियों के रास्ते और दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं कि अब एक फ़ैसला हो गया है, अब तुम्हें इसको निभाना है। और बाज़ औक़ात हम इसको अपनी आम ज़िंदगी में भी इसकी प्रैक्टिस देखते हैं। लेकिन इस सीन में और ऑब्वियसली इस ड्रामे में हम देखते हैं कि बाप बहुत सपोर्टिव है और वो उसकी बैक पे खड़ा है बेटी की, उसको इनकरेज करता है कि एक गलत फैसला हो गया है तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा कि हम इसको दुरुस्त करें। मैंने इसके मुतालिक एक पोस्ट लिखी। जब मैंने इसके मुतालिक पोस्ट लिखी और ऑब्वियसली इसमें ये डायलॉग था कि जो मर्द कफालत ना कर सके ये उसका सबसे बड़ा ऐब है। तो उस पर बहुत सारे लोगों ने तनकीद की क्योंकि मैं ज़ाती तौर पे भी बहुत ख़वातीन के हकूक़ की बात करती हूँ और उनकी ख़ास तौर पे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की और इक्वल पार्टिसिपेशन की बात करती हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है। तो इस पे बहुत ज़्यादा तनकीद लोगों ने की कि भाई आप यानी एक तरफ तो आप कहते हैं कि भाई औरत को कमाना खुद चाहिए और अब यहाँ पे आप मर्द की कफालत का जिक्र कर रही हैं और मर्द अगर कफील नहीं कमा नहीं सकता तो ये इसका बहुत बड़ा ऐब है। देखिए ये इसमें कोई शक की बात नहीं है कि बिल्कुल मैं हमेशा इस चीज़ पे बात करती हूँ और करती रहूँगी कि जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पे वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर हम जब हम अपने मुआशरे को सामने रखते हैं और जहाँ पे ज़्यादातर हमें यही देखने में मिलता है और इसमें कोई हर्ज नहीं है, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ कि अगर आप कुछ इस तरह का सिस्टम अफ़हाम व तफ़हीम के साथ, इसमें डिफरेंस है कि आप इम्पोज ना करें। जैसे मैं और मेरे मियाँ अगर हम मिलजुल कर काम करना यानी चाहते हैं, जॉब्स करना चाहते हैं तो ये हम दोनों का फैसला होना चाहिए। और अगर हम ये चाहते हैं कि एक घर को अच्छे तरीके से संभाले और एक बाहर की जिम्मेदारियां ले ले, इसमें यानी अफ़हाम तफ़हीम के साथ ये होना चाहिए, ये इम्पोस्ट नहीं होना चाहिए। जॉब्स भी इम्पोस्ट नहीं होनी चाहिए और बाहर निकलना भी इम्पोस्ट नहीं होना चाहिए। इस तरीके से घर रह के जो घर की जिम्मेदारियां वो भी इम्पोस्ट नहीं होनी चाहिए, वो आप म्यूचुअली बैठ के डिसाइड करें। अब उसमें जो एक
فرد چاہے وہ مرد ہے, اور ہم بہت ساری مثالیں ہم ایسی دیتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پہ مرد حضرات نہیں کماتے اور خواتین کما رہی ہوتی ہیں, تو وہاں پہ کفیل ظاہر خواتین ہیں. ایک یا دونوں کا کمانا بہت ضروری ہے. جب آپ گھر کو چلاتے ہیں, گھر کا سسٹم چلاتے ہیں, اس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. مرد کا جب ہم خاص طور پہ بات کرتے ہیں, چونکہ ہمارے معاشرے میں میجرلی یہ چیز پائی جاتی ہے کہ خواتین کام نہیں زیادہ کرتی, وہ گھر پہ رہنا پسند کرتی ہیں, یا اگر وہ پسند نہیں کرتی, ایک معاشرے نے ایک اسٹرکچر بنایا ہوا, تو اس صورت میں اگر مرد کما رہا ہے اور مرد اپنے آپ کو کفیل کہہ رہا ہے, تو پھر اس کو کفالت کی جو ساری ذمہ داریاں وہ پوری کرنی چاہیے, جہاں پہ اس کو بیوی کا پراپر جیب خرچ, اس کی ضرورتوں کا خیال, اس کو بن کہے بن مانگے وہ پورا کرنا چاہیے. خاتون نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ نہیں جاب کرنا چاہتی, تو اس کو اگر وہ گھر سنبھال رہی ہے, وہ اپنا وقت دے رہی ہے, وہ اپنی انرجی دے رہی ہے, اپنی صلاحیتوں کا استعمال کر رہی ہے, تو وہ ان پیڈ لیبر نہیں ہونی چاہیے. اس کے بدلے یعنی وہ گھر میں اگر ظاہر اس کا ایکول پارٹیسپیشن ہے, وہ کام کر رہی ہے, اس وجہ سے مرد باہر جا کے کام کر رہا ہے, وہ اس کے بچے سنبھال رہی ہے, اسی وجہ سے وہ باپ جو ہے باہر جا کے کام کر رہا ہے, تو اس کی اتنی ہی موجودگی اس سسٹم میں ہے. لیکن ہم اس موجودگی کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں جب ہم اس کو بالکل فائنینشلی ڈپینڈنٹ کر دیتے ہیں. تو جب آپ فائنینشلی ڈپینڈنٹ کر دو اور پھر اس پہ ڈپینڈنٹ کر دو کہ جو یعنی نہ کوئی کما رہا ہے نہ کچھ, تو وہ خرابی ہے, وہ برائی ہے. میں بالکل یعنی جو جو زیبا کے باپ کا جو ڈائلاگ تھا, مجھے اس میں کوئی خامی نظر نہیں آتی. یہ بحث اور ہے کہ بھی کفیل مرد ہے یا کفیل عورت ہے, یا دونوں نہیں ہو سکتے, یا دونوں کیوں نہیں ہو سکتے, یہ الگ بحث ہے. اس تناظر میں جو اس ڈرامے کے جو پس منظر میں اگر ہم دیکھیں, تو ان کی بات بالکل ٹھیک تھی کہ یہاں پہ زیبا کما نہیں رہی, جامی بے کفالت کی ذمہ داری ہے, اور وہ اگر وہ پوری نہیں کر رہا تو یہ عیب ہے, اس عیب کے ساتھ گھر نہیں چل سکتا. یہ میں ایک کلیریفیکیشن دینا چاہتی تھی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ گھر آتے ہیں, اگین زیبا کی والدہ اور والد کی آپس میں بحث ہوتی ہے اس چیز پہ, وہ دونوں ایک دوسرے پہ الزام دھرتے ہیں. اس پہ زیبا کی ماں کہتی ہے کہ بھئی, ظاہر باپ یہ کہتا ہے کہ تمہاری دوست تھی اور تمہارے کہنے پہ رشتہ ہوا اور اس میں میری بیٹی کی زندگی تباہ ہو گئی. اس پہ ماں کو بھی تھوڑا غصہ آتا ہے, وہ کہتی ہے کہ میں تو گھر میں رہنے والی عورت تھی, اور یہ آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ باہر نکلتے, آپ اس کی چھان بین کرتے, جو آپ نے نہیں کی. تو اس پہ یعنی وہ آپس میں بحث کرتے ہیں, ایک دوسرے پہ الزام تراشی کرتے ہیں. باپ کہتا ہے کہ بھئی تم نے یعنی اتنا وہ ایک جلدی مچا دی اور اتنا وہ کیا, میری غلطی ہے, وہ مانتا ہوں میری غلطی ہے کہ میں نے تمہاری بات سنی, مجھے چھان بین کرنی چاہیے تھی. لیکن وہ سارا ایک ساری صورتحال ایسی بن گئی کہ اس میں ہمیں اتنی جلدی مچانی پڑی, جو کہ obviously غلط ہے. اس میں یعنی دونوں ہی ایکولی قصوروار ہیں. ہوتا ایسے ہی ہے کہ جب کوئی کسی معاملے میں آپ پھنس جاتے ہیں, تو پھر آپ جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ ایک دوسرے کو الزام دیتے ہیں, لیکن جب معاملہ خراب ہو جاتا ہے تو پھر جو لوگ جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ ایکولی رسپانسیبل ہوتے ہیں. اس میں باپ یہ کہہ کے بری ذمہ نہیں ہو سکتا کہ بھئی تمہاری دوست کا بھائی تھا اور میں نے تم پہ اعتماد کر کے, وہ اس کی بیٹی تھی, کفالت کی. گئی نا ہم بات کریں, جیسے بات کریں, تو یہاں پہ کفالت کی ذمہ داری اس باپ پہ تھی. اور کفالت میں صرف فائنینشلی نہیں آتی, آپ کی پوری ایک یعنی لک آفٹر آپ کی ذمہ ہوتی ہے. تو یہ باپ کا فرض تھا کہ وہ چھان بین کرتا. یہ تو ایک غیر کا رشتہ آیا تھا, اگر فیملی سے بھی کوئی ظاہر جاننے والے لوگ ہوں تب بھی اپنی پوری چھان بین کرنا. اور اس میں تو اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں آج کے دور میں, تو میں سمجھتی ہوں کہ پورا میڈیکل چیک اپ ہونا بھی ضروری ہے کہ آیا وہ انسان یعنی جسمانی ذہنی طور پہ اس قابل ہے کہ وہ ایک گھر بسا سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں, یہ جو گھر کا ایک مرد ہے ہمارے معاشرے میں, ظاہر ہے اس طرح کے کام زیادہ مردوں کے کندھوں پر ہی ہیں. وہ اس کی ذمہ داری ہے, وہ یہ کہہ کے اس ذمہ داری سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا کہ بھی تمہاری دوست کا بھائی تھا تو میں نے چھان بین نہیں کی. الزام ہی دھرے ہیں لیکن قصوروار دونوں ہی ہیں. پھر ہم اگلے سین میں دیکھتے ہیں کہ جو فرحانہ ہے وہ فون کرتی ہیں اپنے باپ کو, اور وہ ان پہ غصہ کرتی ہیں کہ بھئی جامی کام نہیں کرتا. اور آپ نے مجھے بتایا, وہ واقعی اس چیز سے بے خبر تھی کہ جامی کام نہیں کرتا. اور وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں جامی کے باپ کا کردار بھی اتنا ہی برا ہے جتنا جامی کا, کہ وہ اس کی پردہ پوشی کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ بھئی پتہ ہے, دوسرے بیٹے کو پتہ ہے اور میں کروا دوں گا, اور ہم لوگ رئیس لوگ ہیں. اچھا, ایک جملے کا بار بار استعمال, ہم خاندانی لوگ ہیں, ہم جدی پشتی خاندانی لوگ ہیں, ہم کھاتے پیتے لوگ ہیں, اس کو کس چیز کی کمی ہے, ہم شریف لوگ ہیں. خاندانی کا ایک بڑی کرٹ, اور یہ ہمیں عام اگر ہم دیکھیں ہمیں زندگی میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے. آپ دنیا جہان کی خامیاں آپ میں ہوتی ہیں, لیکن آپ اپنے یعنی یہ ٹرم کہ ہم خاندانی لوگ ہیں, یہ جھنڈا اٹھائے آپ کھڑے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو سدھارتے نہیں.
اس میں بھی جب جامی اپنی بہن سے بات کرتا ہے تو اسما والے معاملے پہ بالکل مکر جاتا ہے. وہ کہتا ہے میری بیوی جھوٹ بول رہی ہے, حالانکہ وہ جھوٹ نہیں بول رہی ہوتی, لیکن وہ اپنی, اور اس سے ہمیں لگتا ہے کہ باپ اور بیٹا دونوں ہی یعنی جھوٹ بولنے کے عادی ہیں. پھر اس کے بعد یعنی اگر ہم زیبا کے گھر میں دیکھیں تو وہاں پہ اب تک جو ہم دادی کا کردار دیکھ رہے ہیں, جیسے اگین اٹس اے بیوٹی آف رائٹنگ آئی وڈ سے, کہ کرداروں کو اس طریقے سے بالکل وائٹ اینڈ بلیک نہیں دکھایا گیا, ان کو گریز میں رکھا گیا ہے, جو میں سمجھتی ہوں کہ خوبصورت بات ہے. انسان بالکل وائٹ اینڈ بلیک کی کیٹیگریز میں فال نہیں کرتے کہ وہ یا صرف بلیک ہیں یا وائٹ ہیں, وہ گرے شیڈز ان کے ہوتے ہیں. دادی کو بھی ہم اسی رنگ میں دیکھتے ہیں کہ دادی ہمیں شفیق نظر آتی ہیں, وہ اپنی بچیوں کے لیے فکر مند ہیں, لیکن ساتھ میں مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان میں انڈر لائن ٹاکسسٹی کا بھی عنصر کہیں نہ کہیں موجود ہے. یا اگر میں اس کو ٹاکسسٹی کا نام نہ بھی دوں تو وہ جو اگر ہم اس دور کے لحاظ سے بات کریں جہاں پہ طلاق ایک ٹیبو لفظ تو ہے, اور پھر گھر بسانے کی ساری ذمہ داری ایک عورت کے کندھوں پہ جو ہے وہ لاد دی جاتی ہے. یہاں پہ بھی زیبا سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ بھئی وہ صبر شکر کر لے اور گھر بسا لے. اور یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بار بار دادی یعنی یہ فیصلہ, طلاق کا فیصلہ غلط فیصلہ ہے, اور ہمارے زمانے میں تو لڑکا کیا کرتا ہے کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا, شادی ہو جاتی تھی اور 8-8 10-10 بچے پیدا ہو جاتے تھے اور گزارے ہو جایا کرتے تھے. اور دوسرا ایک پرابلمٹک بات جو بار بار کہی جاتی ہے کہ رزق تو یعنی عورت کے نصیب سے آتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی ہم فائنینشیل بھی ہم عورت کے کھاتے میں ڈال دیں کہ گھر تو اس نے بسانے کی ذمہ داری تو اس کی ہے, یہ رزق کی بھی ذمہ داری ہم اس کے جھولی میں ڈال دیتے ہیں. اگین وہ کہتی ہیں کہ بھئی اس کے علاوہ وہ شریف لوگ ہیں, وہ خاندانی لوگ ہیں, اس کے علاوہ کیا مسئلہ ہے. وہ کہتی ہے تو ایک بڑی ہم دیکھتے ہیں کہ زیبا اپنے آپ میں سوچتی ہے کہ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اس کو سوائے اپنے جامی کو سوائے اپنے کوئی اور نظر نہیں آتا, اور اگر کوئی نظر آتا ہے تو وہ اسما ہے, میں کہیں نہیں ہوں. جو کہ حقیقت ہے, اور جو ہم دیکھتے ہیں کہ جامی انتہائی خود غرض اور خود پسند شخص ہے, اور ساتھ میں اپنی بیوی کو دھوکہ دے رہا ہے. مسئلہ صرف یہ نہیں ہے دادی کہ وہ کام نہیں کرتا, مسئلہ یہ ہے کہ اس کو اپنی ذات کے علاوہ کوئی اور نظر نہیں آتا, یا اگر نظر آتا ہے تو اسما. اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر وہ اپنی جو اس کی معشوقہ ہے, گرل فرینڈ ہے, وہ اس کے ساتھ بھی اس طرح لوئل نہیں ہے کہ اگر وہ ہو تو وہ اب تو شادی نہ کرتا, اور اگر شادی کر لی ہے تو پھر وہ اب شادی بھی رکھنا چاہتا ہے اور اپنی گرل فرینڈ کو بھی ساتھ میں رکھنا چاہتا ہے. تو وہ دونوں ہی کشتی پہ ایک وقت میں سوار ہونا چاہتا ہے, تو اس سے یہ نظر آتا ہے کہ وہ ان دونوں کے ساتھ لوئل نہیں ہے. نیکسٹ ڈے ناشتے کی میز پہ اچھے سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فرحانہ جو جامی کی سسٹر ہوتی ہیں وہ جامی سے کہتے ہیں کہ کچھ بھی تم نے اس کو منا کے لے کے آنا ہے. وہ بڑا اس چیز پہ زچ ہوتا ہے کہ بھی اب مجھے منانا پڑے گا. نیکسٹ ڈے ناشتے کی ٹیبل پہ ہم پہ یعنی وہ بھی آشکار ہوتا ہے جب زیبا بتاتی ہے اپنی ماں کو کہ جو جامی نمبر 1 تھا, جو جمال جس کا رشتہ چھوٹی عالیہ کے لیے آیا ہوتا ہے, اور ظاہر جو زیبا کو پسند کرتا ہے, اس کی منگنی اس لڑکی سے ہوتی ہے جس کو یہ لوگ بازار میں ملے ہوتے ہیں, جس کی ماں وہ نصیب بند مٹھی کے ریفرنس والا وہ ڈائلاگ پھر وہ بھی وہاں پہ دہرایا جاتا ہے. ناشتہ کرتے ہوئے اپنی ماں کو بتاتی ہے کہ اس جامی کا رشتہ اس لڑکی کے ساتھ ہوا تھا, اور وہاں پہ بھی ماں خاموش ہو جاتی ہے. ہمیں کچھ ظاہر نہیں ہوا کہ ماں کو آئیڈیا ہو گیا یا اس نے ماں کو بتا دیا ہوا کہ یہ وہی لڑکا تھا جس نے رومال دیا تھا. بہرحال ماں بھی تھوڑی افسردہ ہوتی ہے, ظاہر ہم کو لڑکا تو وہ پسند آیا ہوتا ہے, وہ سوچتی ہوگی کہ اگر میں اتنی جلدی نہ کرتی اور اگر یہ رشتہ آ جاتا تو آج میری بیٹی خوش ہوتی. بہرحال اس کے بعد ہم ناشتے کی ٹیبل پہ وہ ہوتی ہیں تو ملازمہ آ کے کہتی ہے کہ جامی بھیا کا فون آیا ہے, اور جا کے فون سنتی ہے. اب جب وہ فون سنتی ہے تو جامی کی جو ہے وہ ٹون بالکل چینج ہوتی ہے. اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ پرابلمٹک رویے ہیں جو شادی شدہ خواتین, اچھا صرف خواتین نہیں, مرد حضرات کو بھی بعض اوقات دیکھنے کو ملتا ہے, لیکن ظاہر ہے میجورٹی جو ہے وہ خواتین کی سفر کرتی ہے, تو ہم خواتین کی بات کریں گے. یہاں پہ موضوع بھی یہی ہے, خاص طور پہ جو ابیوزو مرد ہوتے ہیں یہ ان کا طریقہ کار ہے, اور ان کا طریقہ واردات میں کہوں گی کہ وہ اپنے ابیوز کے بعد اپنا لہجہ رویہ کچھ عرصے کے لیے نرم کر لیتے ہیں, یا بہت زیادہ وہ کیئر شو کرتے ہیں, تاکہ جس پہ ابیوز ہوا ہوتا ہے جو وکٹم ہے وہ ایک وہم کا شکار ہو جاتا ہے کہ یہ تو سب ٹھیک ہو گیا ہے. اور پھر جب وہ بھی سنبھل رہا ہوتا ہے تو پھر وہ بھی اس پہ بھی اس وجہ سے یہ پورا ایک سائیکل جو ہے وہ
चलता रहता है। तो यहाँ पे भी हम ये देखते हैं कि उसका लहजा बिल्कुल चेंज हुआ है और वो बड़े ही प्यार से और उसको बड़े यानी ऐसे जैसे खामन को एक बीवी से बात करनी चाहिए इन रियल लाइफ, वो उस तरीके से बात करता है और उसे कहता है कि मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं है और तुम आ जाओ और मैं तुम्हें याद कर रहा हूँ, और तुम्हारे उसे पूछती है कि मेरे ना होने से आपको क्या फ़र्क पड़ता है। तो वो कहता है तुम्हारे ना होने से मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है। और वो खांस के कहती है कि आप मुझसे बात करें। मुझे उसको यकीन नहीं आता कि एकदम से यानी काया कैसे पलट गई है। लड़ाई तो मैंने तुमसे कर ली, लेकिन अब एहसास हो रहा है कि तुम्हारे ना होने से घर में बहुत फर्क पड़ता है। आप मुझसे बात कर रहे हैं? सेवा यार, और किससे करूंगा मैं बात? लेकिन अब हमें पता है हमें कि फरहाना ने से कहा होता है कि भाई तुमने इसको मना के लेके आना है, तो वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि उसको मना के लेके जाए। तो वो उसको कहता है कि मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा शाम को, और साथ में फरमाइश भी करता है कि माँ से कहना कि खाना ज्यादा बनाएगी और तुम घर के लिए भी लेके आना। तो वो भी उसकी एक कमीनी हसरत की हम जो बार बार हम देख रहे हैं, तो वो उस कोशिश में भी वो अपनी कमीनी हसरत जो है वो नहीं छोड़ता। और फोन बंद करके हम देखते हैं कि जिस तरीके से वो उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट होती है, जिससे लगता है कि भाई कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया, मैं उसको धोखा देने में कामयाब हो गया। फिर ज़ाहिर है यानी वो लेने के लिए आ जाता है और उस दौरान हम दादी का एक डायलॉग देखते हैं जिसमें वो कहती है अपने बेटे को कि मेके में बैठी बेटी बहुत भारी होती है। ये वो प्रॉब्लमेटिक और टॉक्सिक डायलॉग्स हैं, ये सोच है, ये माइंडसेट है जिसने असल में हमारे माशरे की और हमारे माशरे में मौजूद हमारे माशरे की जो बच्चियाँ और शादीशुदा बच्चियाँ जो हैं उनकी ज़िंदगियाँ तबाह करती हैं। कि मेके में बैठी बेटी क्यों भारी है? अगर वो उसकी ज़िंदगी ख़राब हो रही है और उसको जहाँ पे ब्याया गया है वहाँ पे उसकी ज़िंदगी जो है वो तबाह हो रही है, तो उसके लिए मेके के अलावा आसरा और कहाँ है? तो जब अगर मेके वाले इस तरह सोचेंगे कि वो उसके ऊपर भारी है, तो वो कुछ भी हो, यहाँ ज़ेबा भी जैसे फैसला करती है दादी की सोच के साथ कि भाई ये गलत फैसला है, मुझे वापस जाना चाहिए। तो ये टॉक्सिक सोच है जो कि बार बार दादी के किरदार के जरिए हमें दिखाई जा रही है कि लोग इस तरह सोचते हैं और हमारे इर्द गिर्द, हमारे घरों में, हमारे आगे पीछे माशरे में लोग मौजूद हैं जो इस तरह सोचते हैं। और इस सोच की वजह से कई जिंदगियां तबाह हो जाती हैं, सिर्फ बच्चियों की नहीं बल्कि उनके साथ आगे जो औलाद होती है वो एक अब्यूजिव रिलेशनशिप को फिर वो नहीं तोड़ती कि हम बोझ ना बन जाएं, और वो अपनी बच्चों की जिंदगियां तबाह कर देती हैं। तो जब वो जाने लगती है तो अच्छा, उससे पहले ज़ाहिर बाप अगैन जामी से क्वेश्चन करता है और वहाँ पे वो अस्मा वाली कहानी का वो बिल्कुल एक और मोड़ देके कि भाई वो तो वहाँ पे थियर में इत्तफाकन मिल गया, और उस तरह की बात करके वो उसको डाल देता है और कारोबार में वही कहता है कि भाई मैं जल्द ही इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार शुरू करना है। वहाँ पे इनकी हीटेड आर्ग्यूमेंट होती है, मतलब हीटेड ना वही कि जामी तो घर कुछ नहीं कहता वहाँ पे, उसकी तो पूरी कोशिश होती है कि वो कुछ भी ना कह के ज़ेबा को घर ले जाओ। लेकिन बाप उसको कहते हैं कि कौन सा ऐसा कारोबार है जो 2 दिन में खड़ा हो जाता है, और उस पर पूरा उस पे रोब झाड़ता है। जब बहन उसको पूछती है, जब वो पैकिंग कर रही होती है ज़ेबा, तो बहन उससे पूछती है कि आप तो खुशी से जा रही हैं, तो पैकिंग करते हुए कहती है कि मैंने खुशी के मुतालिक सोचना छोड़ दिया है। वो भी एक काफ़ी तकलीफ दे डायलॉग था। तो बस फिर हम देखते हैं कि इस किस्त के आखिर में यानी वो उसको यानी जो गुफ्तगू हो रही होती है उसके बाद बाप उसको भेजता है। अच्छा, इस गुफ्तगू में जो एक चीज़ मैंने नोटिस की है, I'm sure आप लोगों ने भी नोटिस की होगी कि जामी और उसका वालिद ही रूम में होते हैं, ख़वातीन दूसरे कमरे में बैठी होती हैं और वो उस गुफ्तगू में शामिल नहीं होती, जो मुझे कहीं ना कहीं पेट्रियार्कल एक जो सेटअप है उसकी नुमाइंदगी ये भी लगी कि जो अहम फैसले होते हैं उनमें ख़वातीन की नुमाइंदगी नहीं होती। और यहाँ पे भी हम ये देखते हैं कि दादी हालांकि घर की बड़ी है, वो वहाँ नहीं बैठी होती, ज़ेबा की माँ नहीं बैठी थी, ज़ेबा की ज़िंदगी का फैसला वो वहाँ पे नहीं बैठी होती, ये सिर्फ जामी और जामी की सुसर यानी ज़ेबा के वालिद के दरमियान गुफ्तगू होती है। तो ये मुझे एक चीज़ जो है वो मैंने नोटिस की। यहाँ पे नहीं किस्त का इख्तिताम हो जाता है, तो आप आगे चलते हैं किस्त नंबर 10 की तरफ। अच्छा जी, तो किस्त नंबर 10 जो है वो हम देखते हैं उसमें यानी जामी और ज़ेबा ज़रा गाड़ी में होते हैं, तो जो पहला क्वेश्चन जामी से ये करता है कि तुम खाना नहीं लेके आए। अगेन वो जो अपनी खसलत का जो इजहार करता है वहाँ पे, जब ये क्वेश्चन करता है तो ज़ेबा को हम देखते हैं कि फ्लैशबैक में अपने बाप की बात याद आती है कि जामी जैसे मर्दों के लिए मौज से नहीं होते।
तो वो सिर्फ यानी मतलब ये चीज़ें अब आहिस्ता आहिस्ता आश्कार होना शुरू हो गई हैं कि एक दफ़ा तो वो कोशिश कर रही है कि वो इस रिश्ते में रहे, जो कि यानी उसकी खाम ख्याली ही साबित होती हुई उसे नज़र आ रही है। फिर निकलते हुए पिछली किस्त में हम देखते हैं कि बाप उसको पैसे देता है और उसे कहता है कि बेटियों का पर्स खाली नहीं होना चाहिए। जैसे मुझे याद आ गया कि हमेशा मेरे वालिद साहब अभी भी जब भी मैं पाकिस्तान जाती हूँ तो ज़रूर मतलब एयरपोर्ट से जब हम एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं तो मेरे पर्स में, और मैं कहती रह जाती हूँ कि वो मुझे नहीं चाहिए पैसे, हमें यहाँ से नहीं, पाकिस्तानी करेंसी हमें यहाँ पे यहीं पे इस्तेमाल होती है और हम जा रहे हैं, तो वो मतलब जिद करके मेरे बैग में पैसे डालेंगे। और फिर मैं अब बाहर मैंने बहस करना छोड़ दी थी, शुरू में करती थी, मैं ले लेती थी एयरपोर्ट पे आके मैं उन पैसों से स्नैक्स और कुछ इस तरीके से कि मैं फिर तस्वीर बना के भेजती कि अबू मैंने ये आपके पैसों से कॉफ़ी खरीदी है, आपके पैसों से मैंने स्नैक्स लिए हैं, कुछ चीज़ अगर मैं लेती हूँ उनको वो ज़रूर इस तरीके से वो करते हैं। तो वो मुझे अपने अब्बू की बात याद आ गई। तो पैसे उसको देते हैं, जामी ने वो देखे होते हैं पैसे, जामी इसको रास्ते में कहता है कि भाई पेट्रोल डलवाना है तो पैसे दो मुझे, कि मैं गाड़ी भी मांग के लाया, मोटरसाइकिल लेके आता तो तुम्हारे वालिद साहब इस चीज़ पे एतराज़ करते। ज़ेबा आधे पैसों में से वो निकाल के जामी को दे देती है। मुझे हर गुस्सा बहुत आता है इस चीज़ पे कि वो क्यों देती है, वो कहे कि भाई नहीं आप डलवाओ अपने पैसों से, अब कफालत की जिम्मेदारी तुम पे है और खानदानी लोग हो तो डलवाओ पेट्रोल, लेकिन वो खामोशी से पैसे दे देती है। और घर आके जो उसका ससुर है वो भी उसको समझाने लग जाता है। जामी जो है उसका मूड सख्त खराब होता है, उसके बाप के खिलाफ बड़ी बातें करता है, बड़ी बुरे लहजे में से तुम्हारा बाप और तुम्हारा बाप, और वो करके वो जो सारा गुस्सा उसको उस वक्त आया होता है वो ज़ेबा पे निकालता है। ज़ेबा कमरे में जाती है, देखती है वो कमरा बिखरा हुआ होता है, वो सारा कमरा समेटती है, अलमारी जब खोलती है तो उसका बुरा हाल होता है, जो वार्डरोब है तो वो वार्डरोब समेटने लगती है। जामी आ जाता है और आके वो लेट जाता है और उसे कहता है कि तुमने ये जो किया, तुमने ये बखेड़ा डाला हुआ है, अगर तुमने करना है तो लाइट्स ऑफ कर दो। ज़ेबा लाइट ऑफ करके तो वार्डरोब ठीक करना शुरू करती है और उसे एक अपनी फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि उसको एक बात याद आती है कि उसकी माँ की दोस्त उसको मिलने आई होती हैं, उसकी माँ को वो कहती हैं कि भाई जब मेरी लड़ाई होती है तो मैं घर की अलमारियाँ ठीक करना शुरू कर देती हूँ। ये एक आप कह लें कि कोपिंग टेक्निक्स होती हैं ख़वातीन की, कुछ ख़वातीन की, मेरी भी हैं। जब मुझे गुस्सा आता है मैं बर्तन धोना शुरू कर दूँगी, सफाइयाँ करना शुरू कर दूँगी। और मुझे याद है कि शादी से पहले मेरे भाई मुझे तंग किया करते थे कि भाई घर की सफाई करवानी है तो बस चुपके से इसको गुस्सा दिला दें तो बस अब इसने सारा घर धो डालना है। तो मेरी भी यही आदत होती थी और कहीं ना कहीं आई थिंक ये देख के मुझे लगा कि मैं रिलेट कर सकती हूँ इस चीज़ से कि जब आपको गुस्सा आता है तो आप कोई ऐसा काम करते हैं कि जो आपको काम करे, जो आपको आपके जहन को सुकून दे। तो ज़ेबा अलमारियाँ ठीक करना शुरू करती है और करते हुए से वो बात याद आती है अपनी माँ की सहेली की। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अब ये सोए होते हैं, डोर बेल होती है और जब जाके देखते तो दूध वाला दूध का हिसाब मांगता है, पैसे बिल मांगता है कि 3 महीने का बिल नहीं दिया होता, और जाके अब्बा को बताती है और अब्बा कहते हैं कि भाई जामी को बताओ, अब्बा कहता है कि भाई जामी को बताओ, जामी को वो कहता है तो कहती है जाके तो कहता है कि भाई तुम्हारे पास है पैसे तुम दे दो इसको, मेरे पास नहीं है। वो चुपचाप अपने पैसों से जाके दूध वाले का भी हिसाब कर देती है और दूध वाला इसको बताता है कि जो मुलाजमत थी उसको भी उन्होंने निकाल दिया है। अब आहिस्ता आहिस्ता सारी हकीकत जो है वो ज़ेबा पे उनकी जो असलियत जो थोड़ी बहुत कसर थी कि जो एक मुलाजमा घर में थी उसको भी उन्होंने निकाल दिया। फिर हम बीच में रेफरेंस देखते हैं कि भाई बिजली गई होती है नेक्स्ट डे और उसमें भी वो अंधेरे में फिर वो अलमारियाँ ठीक हुई को ठीक करी, इसका मतलब है कि भाई उनकी लाइट कटी हुई है। फिर टेलीफोन का भी एक रेफरेंस आता है तो टेलीफोन कटा हुआ है क्योंकि बिल नहीं दिए जा रहे। इस दौरान फिर जहेज़ का सामान वो आ जाता है। दादी की और ज़ेबा की माँ की हम गुफ्तगू देखते हैं जिसमें दादी फिक्र का इजहार कर रही हैं कि ज़ेबा का फ़ोन नहीं आया, तो वो कहती है कि भी हम सामान भिजवा रहे हैं जहेज़ का, तो जब वो सेट कर लेगी तो मैं और उसके वालिद जाएंगे, ज़ेबा के अब्बू जाएंगे और जाके हम ज़ेबा को मिल भी आएंगे और देख भी आएंगे। फिर वो ज़ेबा को फ़ोन करती हैं और फ़ोन पे उसको जहेज़ का बताती हैं कि हम भेज रहे हैं। और जब ज़ेबा ही कहती है, अच्छा अभी भी जो ज़ेबा की वालिदा वो एक अजीब से वहम में रह रही हैं, एक अजीब सी दुनिया में वो रह रही हैं। जब ज़ेबा कहती है कि मैंने अच्छा ठीक है मैंने जाना है, मैंने पुलाव दम पे रखा हुआ देखना, तो कहती है हाँ, वो हंस के कहती है कि तंजिया कि भी तुमने देखना नौकरों की खोज है तो तुम सलमा बुआ से कहो। वो फिर वो कहती है कि सलमा बुआ छुट्टी पे गई, मैं नहीं देखती। तो उसको अभी भी ये है कि ये बड़े अमीर लोग हैं और नौकरों की फौज है और मेरी बेटी जो है वो बिल्कुल खुश है वहाँ पे।
फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि ये इसका सामान आता है और जिस तरीके से जामी वहाँ पे खड़ा और सामान का वो कहते हैं कि बस इतना ही है, और उस्मान जो उसका छोटा भाई है ज़ेबा का, उसे कहते हैं कि जामी भाई थोड़ा है, तो वो कहते हैं नहीं, हमने तो अपनी बहनों को 2-3 ट्रक भर के भेजे थे। अगेन उसकी हम इंतहा को छू रही है, उसकी जो कमीनी खसलत है वो हम देख रहे हैं। खैर वो सामान जब उतरवा रहा होता है तो उसको एक दफ़ा सरसरी से उसको पानी का पूछता है उसके भाई को। जब इनकार करता है तो कहता ठीक है तुम जाओ। इतनी देर में ज़ेबा जब पानी लेके आती है तो भाई उसका भेज चला गया होता है, और वैसे पूछती है कि भाई किधर गया है उस्मान, कहता है कि चला गया। और वो भी उसको बुरा लगता है कि मेरे भाई को इतनी गर्मी में वो सामान लेके आया, तुमने उसको अंदर नहीं बुलाया, उसको बिठाया नहीं है। ज़ाहिर अब क्या ही एक्सपेक्ट जामी से हम करें, एज व्यूअर भी हमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, और आई एम श्योर कि इस पॉइंट तक ज़ेबा को भी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। जो छोटा भाई है उस्मान, वो घर आके ज़ेबा की वालदा को ये बताता है, और ज़ेबा की वालदा गेम से कहती है कि बाप से कुछ ना कहना। और फिर हम उसके बाद देखते हैं कि ज़ेबा का जो ज़ेबा के फादर हैं वो जाते हैं, और वो वहाँ पे वो देख लेते हैं, उनको अंदाज़ा हो जाता है कि ज़ेबा खुश नहीं है, और उसे कहते हैं कि ठीक है मैं इसको लेने के लिए आया हूँ और मैं इसको लेके जाऊँगा। वहाँ पे वो ये नहीं कहते कि मैं इसको हमेशा के लिए लेने आया हूँ, लेकिन जब आखिर में उसको कहते हैं कि इनको खुदा हाफिज़ कह लो, उसे ये एक आइडिया होता है कि ये कुछ फैसला कर लिया हुआ है। घर आके तो वो फिर ज़ेबा भी अपनी माँ को कहती है कि मैं खुश नहीं हूँ और मैं वापस नहीं जाना चाहती। और एज अ व्यूअर मुझे ठंड पड़ जाती है कि थैंक गॉड, ये जो एक अजियत का सिलसिला हम शुरू से देख रहे हैं ज़ेबा के साथ जो हो रहा है, तो इसको अब इस पे फुल स्टॉप लग जाएगा। और मुझे बड़ी खुशी होती है, आई वाज स्माइलिंग, आई वाज लिटरली स्माइलिंग, थैंक गॉड शी इज टेकन दिस डिसीजन। ज़ेबा का बाप जो है वो भी दादी और माँ से कहता है, और जब वो बात कर रहा होता है कि भी मैं वकील से सुबह मिलूंगा, और जब वो बात कर रहा होता है तो दादी रोना शुरू हो जाती है। तो ये लिए बल्कि मैंने लिखा भी हुआ है, वो उसे कहता है कि ये मेरी बेटी का मामला है, मैं इस पर किसी को मातम करने नहीं दूँ। आप रोक रही हैं अम्मा, ये मेरी बेटी की जिंदगी का मामला है, मैं उस पर किसी को मातम करने की इजाजत नहीं दे सकता। खूबसूरत डायलॉग, और हमें प्लीज 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 जो भी लिखने वाले हैं, जो भी डायरेक्ट करने वाले हैं ड्रामास, हमें ऐसे वालिदैन, खास तौर पर वालिद ज़्यादा देखें कि जो अपनी बेटियों को सपोर्ट करें और नो मैटर व्हाट वो उनकी बैक पे खड़े हों। अगेन फिर आखिरी जो सीन है इस ड्रामे का, इस किस्त का, उसमें नाश्ते की मेज़ पे उसे कहा था कि जल्दी करो, हमने वकील से टाइम दिया, हमें वकील से मिलना है। और वही होता है जो नहीं होना चाहिए, और मेरा तो दिल मुट्ठी में आ गया कि नाश्ता करते हुए उसको द आइकॉनिक प्रेगनेंसी टेस्ट सीन वो होता है कि भाई उसको मतली आ जाती है, जो मुलाजमा आती है वो खड़े खड़े मुबारक देना शुरू हो जाती है कि मुबारक हो जो बेटी का पाँव भारी है। तो वहीं फिर जो मेरी खुशी थी जो थोड़ी देर पहले ज़ेबा की और ज़ेबा के बाप के फैसले पे मुझे हो रही थी, तो मुझे लगा कि बस अब क्योंकि अब शी इज़ प्रेग्नेंट, तो अब वो तलाक का फैसला वो नहीं लेंगे, क्योंकि हम ये देखते हैं कि औलाद को एक औरत के पाँव की बेड़ी बना दिया जाता है, और ज़ेबा के केस में भी मुझे लगता है ऐसे ही होगी। तो इस सीन पे जो है वो इस किसका खात्मा होता है। अगेन खूबसूरत दो अक़साब थी, बहुत मज़ा आया देख के, बड़े मतलब 9 से 10 तक जो प्रोग्रेशन थी वो बहुत फास्ट थी, क्विक पेस थी। मुझे लगा शायद इसको खींचेंगे कि भाई तलाक का फैसला करते करते वो आएगी जाएगी, वो 3-4 दफ़ा की कोशिश दिखाएंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं करते, वो फ़ौरन फैसला करते हैं। उस पर मुझे ज़ाहिर है वो मैं जैसे पहले भी जिक्र किया कि मुझे खुशी हुई कि ये फैसला फ़ौरन हो रहा है, लेकिन वो खुशी मलिया मेट आखिर में हो गई कि जब ज़ाहिर है अब इससे यही ज़ाहिर होता है कि शी इज़ प्रेग्नेंट, एंड शी इज़ प्रेग्नेंट तो तलाक भी नहीं हो सकती। तो अब ये फैसला वापस होगा। प्रोमो से ये लगता है कि ये जो इस नंबर 10 तक हम पास देख रहे हैं। मुझे लगता है कि फ्रॉम एपिसोड नंबर 11 वी आर हेडिंग टुवर्ड्स फ्यूचर, कि अब जो फ्यूचर की कहानी है उस पर फोकस होगा। उसमें हम देखते हैं प्रोमो में हम देखते हैं कि उसके बच्चे बड़े हुए हैं और जामी भी उधर ही है। तो दैट्स जस्ट कि तलाक नहीं होगी, शायद क्या नहीं होगी, तभी वो उसके साथ है। तो यकीन करें कि जब से ही मैंने प्रोमो देखा तो मेरा तो मतलब दिल बहुत उदास और खफा भी है कि ये तो नहीं होना चाहिए था। लेकिन एनी हाउ इंटरेस्टिंग स्टोरी सो फार। तो देखते हैं कि उमैरा अहमद की स्टोरी है, तो
सफरिंग नहीं हाली होनी चाहिए, और ये हुई तो मुझे बहुत शिकायत होगी कि सिर्फ इस चीज़ पे करके कि भाई उसको सब्र शुक्र वो करे, और सारी ज़िंदगी करते करते बुढ़ापे में जब उसके बाल सफ़ेद हो जाएं तो ही जाके उसको कोई इनाम मिले। आई रियली होप इस तरह की स्टोरी ना हो। तो मिलके देखते हैं, आप भी देखिए, हम भी देख रहे हैं, और इंशाल्लाह अगले रिव्यू किस नंबर 11 एंड 12 के रिव्यू के साथ इंशाल्लाह शम्मा तब तक ठीक हो जाएंगी तो शम्मा के साथ भी डिस्कस करेंगे, देखते हैं वो क्या कहती हैं। तो नेक्स्ट वीक फिर हम हाजिर होंगे उस रिव्यू के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। आई होप आज का रिव्यू आपको अच्छा लगा होगा। ज़रूर अपना फीडबैक दीजिए और अपनी राय दीजिए कि आपको कफील अब तक कैसा लगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले वीक नई एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।